हाँ भाई, तो स्ट्रेट लाइन चैप्टर नंबर 9। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, जैसे मान लो तुम लोगों ने देखा होगा बहुत सारी गाड़ियों के पीछे लिखा रहता है बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, लिखा होता है। कुछ कुछ छोटी गाड़ी, जो छोटी गाड़ी होती है ना, मतलब लोडर टाइप में, छोटा हाथी कहते हैं जिसे, उस पे पीछे लिखा होता है बड़ी होकर बस बनूंगी, बड़ी होकर। तो इसी तरीके से एक चैप्टर था 10वीं क्लास में जिसका नाम था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो बड़ा होकर ये बन गया, ये बना, और थोड़ा सा पोर्शन 3D का चला गया। 3D जो हमने पढ़ा वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो था एक तरीके से। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें 10वीं क्लास का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके सारे फॉर्मूले भी याद होने जरूरी है। तो सारे फॉर्मूले याद होंगे तो बात आसानी से बन जाएगी। चलो बनाओ। पहला फॉर्मूला क्या था उसका? डिस्टेंस फॉर्मूला, यही था ना, डिस्टेंस फॉर्मूला। ये अभी हम लोग केवल 10वीं क्लास की बातें कर रहे हैं, 10th क्लास की, जो हम लोगों ने 10वीं क्लास में बातें पढ़ी हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है? देखो, ए और बी। ए है x1 y1 और बी है x2 y2। तो अगर हमें ए बी के बीच का डिस्टेंस चाहिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, सीधी सी बात है ये तो, इसमें तो कोई समस्या वाली बात है ही नहीं। दूसरा क्या था? याद करो दूसरा क्या था? सेक्शन फार्मूला, बिल्कुल सही बोला। दूसरा था बच्चों सेक्शन फार्मूला, है ना? ठीक है। सेक्शन फार्मूला क्या था? ये एक लाइन है, एक पॉइंट है x1 y1, पॉइंट ए नाम दे रही है इसको। एक पॉइंट है बी x2 y2, इसे क्या नाम दिया? अब किसी एक पॉइंट ने इस लाइन को m1 रेशो m2 में बांट दिया, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए x, y। तो अगर मुझे x और y की वैल्यू चाहिए तो कैसे निकलेगी x और y की वैल्यू? x इज इक्वल्स टू m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। कोई समस्या हो तो बता दो, क्लियर है? और y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये है हमारा कौन सा फॉर्मूला? सेक्शन फॉर्मूला। अब इसी से रिलेट होकर एक फॉर्मूला और बना, मिड पॉइंट फॉर्मूला। बिल्कुल सही बात है, ये लड़का तो होशियार है, देखने में बेवकूफ सा लगता है वैसे होशियार है। मिड पॉइंट फॉर्मूला है भाई, ठीक है। अब देखो, ए बी, ए है x1 y1 और बी है x2 y2, ठीक है। ये पॉइंट है हमारा x, y और 1:1। 1:1 का मतलब मिड पॉइंट। तो अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y की वैल्यू निकालनी है तो y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये था मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये पढ़ा है ना हमने। अब इसको नोट कर लेना आराम से। फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर क्या है बताओ? एरिया ऑफ ट्राइंगल, सुना है कभी नाम? एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का अगर एरिया चाहिए, ये ट्राइंगल बनाया मैंने, इसके 3 कोऑर्डिनेट्स हो गए x1 y1 x2 y2 और x3 y3। तो एरिया क्या होगा? 1/2 मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्यों लगाया?
क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, एरिया कभी माइनस में नहीं आएगा। फॉर्मूला होगा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये एरिया हो गया। अब समस्या ये है कि कुछ लोगों ने इसे 10वीं में पढ़ा है, कुछ ने नहीं पढ़ा, सिलेबस में तो था नहीं, फिर भी 10th क्लास के कुछ टीचर ने पढ़ा दिया और कुछ टीचर ने नहीं पढ़ाया। तो इसे याद रखने का तरीका क्या है? हम इसे ऐसे याद रखते हैं, देखो, ठीक है, 1 2 3, हम इस सीक्वेंस में चलेंगे। यहां लिखा x1, यहां लिखा x2, यहां लिखा x3। 1 के बाद क्या आता है? 2 3। 2 के बाद क्या आता है? 3 1। 3 के बाद क्या आता है? 1 2। हो गया याद? अगर ऐसे भी आपको याद नहीं रहता तो आप एक छोटा सा नंबर याद रख लो, बहुत आसान है, 23 31 12। 23 31, बस 1 2 3, 23 31 12, 1 2 3, x1 y2 y3, x2 y3 y1, x3 y1 y2। हो गया ना फॉर्मूला? कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? अब ये सोचो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। हाँ, जीरो आ सकता है, और अगर जीरो आया तो इसका मतलब वो ट्राइंगल ही नहीं है। भाई सोचो, 3 पॉइंट है, आप इनको मिलाओगे तो ट्राइंगल तो बनेगा ही बनेगा, एरिया तो कुछ ना कुछ आएगा ही इसका। अगर इसका एरिया जीरो आया, इसका मतलब ट्राइंगल ही नहीं बना। ट्राइंगल नहीं बना इसका मतलब ये तीनों पॉइंट एक सीधी लाइन पर है, और सीधी लाइन पर है तो क्या कहलाएंगे? कॉलिनियर। तो मैं यहां पर बोलूंगा इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल्स टू 0। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब आप कहोगे सर जी हाफ कहाँ गया? 1/2। 1/2 अगर वो 0 है तो 1/2 जाके 0 ही बन जाएगा। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 है तो देन पॉइंट्स आर कॉलिनियर। कॉलिनियर समझते हो किसे कहते हैं? कॉलिनियर कहते हैं 3 और मोर पॉइंट्स लाई ऑन अ लाइन, तो ये पॉइंट क्या कहलाएंगे? कॉलिनियर। जब ये 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही लाइन पर लाई करेंगे तो हम बोलेंगे कि पॉइंट्स आर कॉलिनियर। हालांकि पॉइंट्स को कॉलिनियर प्रूव करने का मेरे पास एक रास्ता और भी है। क्या है रास्ता? ये सब 10वीं क्लास की बातें थी। देखो, ए बी सी, अगर ए बी का डिस्टेंस बी सी का डिस्टेंस बराबर है ए सी के डिस्टेंस के, तो पॉइंट्स कॉलिनियर हो जाएंगे। गलत तो नहीं बोल रहा मैं? तो भी कॉलिनियर की ये कंडीशन आ गई। याद रखना, देखते जाना, मैं कॉलिनियर प्रूव करने के कितने सारे रास्ते बताऊंगा आपको, जरूरत के मुताबिक सबका यूज करेंगे। कोई दिक्कत नहीं यहां तक? ठीक है, 4 पॉइंट हो गए, ठीक है ना? बाद में आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर मैं इसकी पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा, पीडीएफ से नोट कर लेना। 5वां पॉइंट, भाई 5वां पॉइंट है सेंट्रॉइड। 5वां पॉइंट क्या है? सेंट्रॉइड। ठीक है, तो देखो, x1 y1 z1, x2 सॉरी z नहीं है, 3D नहीं है, x1 y1, x2 y2, x3 y3, बीच में कहीं सेंट्रॉइड होगा x, y। तो अगर हमें x की वैल्यू चाहिए तो x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, और y की वैल्यू चाहिए y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये आ गए कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड।
सेंट्रोइड एक नाम और सुना होगा आप लोगों ने फिजिक्स में, सेंटर ऑफ मास। वही है सेंट्रोइड, जहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट बैलेंस हो जाए जिस पॉइंट पर। ठीक है, ये थी 10वीं क्लास की कहानी। इतनी बातें हमने 10वीं क्लास में पढ़ी थी। 11th क्लास की कहानी जब हम शुरू करेंगे, सबसे पहले हमारे सामने आएगा स्लोप, है ना। स्लोप का दूसरा नाम है ग्रेडियंट। स्लोप का दूसरा नाम क्या है? ग्रेडियंट। ठीक है, स्लोप को सिंगल वर्ड में अगर डिफाइन किया जाए तो झुकाव, इंक्लिनेशन। ठीक है ना, जैसे मान लो ये कोई लाइन है, ये झुकी हुई है, ऐसी टेढ़ी होकर चल रही है, तो ये जो झुकाव है इसी को हम क्या कहेंगे? स्लोप कहेंगे। अब इस लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बनाया। आप सब जानते हो कि ये ओरिजिन है, ओरिजिन से इधर प्लस की संख्याएं चलती है, इधर माइनस की चलती है। तो मेरी अगर मैं इस पोजीशन की बात करूं तो ये पोजीशन जो है वो पॉजिटिव पोजीशन है। कौन सी पोजीशन है? और अगर मैं यहां खड़ा होता तो मेरी नेगेटिव पोजीशन होती। दो चीजें होती हैं, पोजीशन और डायरेक्शन। पोजीशन और डायरेक्शन। मान लो मैं यहां खड़ा हूं, नेगेटिव पोजीशन है, मेरा मुंह इस तरफ है, पॉजिटिव डायरेक्शन में मुंह पॉजिटिव डायरेक्शन में है, मेरा फेस पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ है। खड़ा तो मैं नेगेटिव पर हूं, लेकिन डायरेक्शन किधर है? पॉजिटिव। और अगर मैं यहां खड़ा हो जाऊं और इधर को देखूं तो पोजीशन तो मेरी पॉजिटिव है, लेकिन डायरेक्शन मेरी नेगेटिव है। अब देखो ये एक लाइन है, इस लाइन ने एक एंगल इधर बनाया, एक इधर बनाया। ये नेगेटिव डायरेक्शन में एंगल बना हुआ है और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल बना हुआ है। समझ में आ रही है बात? इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि लाइन कहां से जा रही है। ये देखो, ये एंगल कौन सी डायरेक्शन का है? पॉजिटिव। और ये एंगल कौन सी डायरेक्शन का है? नेगेटिव। तो बात चल रही है स्लोप की। सबसे पहले तो मैं आपको स्लोप की डेफिनेशन बताऊंगा कि स्लोप को डिफाइन कैसे करना है। आप यहां पर देखो, यहां पर x की कोई वैल्यू है, इस पर y की भी है। आगे बढ़ाई, x की बढ़ी, y की भी चेंज हो गई, x की चेंज की, y की भी चेंज हो गई। हो रही है ना, या नहीं हो रही है? जैसे जैसे x को चेंज कर रहे हो वैसे वैसे किस में चेंज आ रहा है? y में। तो भाई स्लोप क्या है? स्लोप है चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन x, चेंज इन x कॉल्ड स्लोप। इसे हम स्लोप कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय m। हम इसे m से डिनोट करते हैं। इसे डिनोट करते हैं m से। किसे भाई? स्लोप को। ये स्लोप की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अब मैं दूसरी एक चीज, एक लैंग्वेज, एक भले ही सब लोग उसको कहते हैं कि डेफिनेशन है, एक्चुअली में वो डेफिनेशन नहीं है, वो स्लोप निकालने का एक तरीका है। मैं एक लाइन और बोलता हूं, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? देखो, मैंने कहा कि स्लोप क्या है? इफ थीटा इज एंगल ऑफ inclination of a line with x-axis in positive direction। ये मैं आपकी एनसीईआरटी की डेफिनेशन बोल रहा हूं। इफ थीटा इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन विद x-axis इन, भाई नेगेटिव कहां लिखा है? positive direction, then tan theta is slope of line। समझ आई बात? अगर थीटा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है तो tan थीटा स्लोप है। तो स्लोप निकालने का ये एक तरीका मिला मुझे। अगर एंगल दे रखा है विद एक्स एक्सिस, किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन में, इधर वाला, इधर वाला नहीं, उधर वाला। समझ आ रही है बात?
तो दिस इज कॉल्ड tan थीटा इज स्लोप ऑफ लाइन। tan थीटा क्या होगा? स्लोप होगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? ठीक है। अब एक कहानी और, ये तो मैंने स्लोप निकाला तब जब मुझे एंगल दे रखा था। अगर मुझे एंगल ना दिया हो और मैंने आप लोगों को स्लोप की शुरू में डेफिनेशन बताई, क्या डेफिनेशन बताई थी? चेंज इन वाई विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। अगर मान लो मुझे 2 पॉइंट दे रखे हैं, एक पॉइंट है x1 y1, एक पॉइंट है x2 y2, है ना? और मुझे इसका स्लोप चाहिए। इफ टू पासिंग पॉइंट्स of a line are given। अगर किसी लाइन के 2 पासिंग पॉइंट दे रखे हों तो m बराबर होगा चेंज इन y, मतलब कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये होगा। एंगल दिया है तो स्लोप कैसे निकलेगा? tan थीटा से। 2 पासिंग पॉइंट दिया तो स्लोप कैसे निकलेगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है जी। अगर दिक्कत नहीं है तो अब हम कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, देखो अब कंडीशंस पढ़ो। इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल, अगर 2 लाइन पैरेलल है, अगर 2 लाइन पैरेलल है, देखो एक ये और एक ये, सोच कर देखो, जो एंगल यहां बनेगा वही एंगल यहां भी बनेगा, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन है। तीसरी काट कर चली गई, इट मीन्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, समझ रहे हो ना इस बात को? अगर 2 लाइन पैरेलल है तो उनके स्लोप इक्वल होंगे, और स्लोप इक्वल है तो उनका उनके एंगल इक्वल होंगे, और एंगल इक्वल है तो उनका स्लोप इक्वल होगा। तो यहां लिखेंगे इफ, इसका नाम रख दो L1, इसका नाम रख दो L2। इफ L1 इज पैरेलल टू L2, अगर L1 L2 के पैरेलल है, देन M1 बराबर होगा M2 के। ये बात याद रख लेना। अगर L1 L2 के पैरेलल है, 2 लाइन पैरेलल है, तो उनके स्लोप इक्वल होंगे। भाई स्लोप इक्वल क्यों है? स्लोप इक्वल क्यों है? एंगल इक्वल है। स्लोप इक्वल क्यों है? एंगल इक्वल है। अब आप ध्यान से समझना जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं। ये लाइन है ए बी, और एक लाइन है ये बी सी। ये बिल्कुल सीधी लाइन है पूरी, ये लाइन बिल्कुल सीधी है बी सी। मैं ए बी की बात कर रहा हूं, ए बी की। ए बी का ये एंगल है, मानते हो ना? अब आप ये सोच कर देखो कि अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं तो इसका भी यही एंगल है। ए बी का जो एंगल है वही बी सी का है ना? तो इन दोनों के स्लोप बराबर होंगे, और स्लोप बराबर किस में होते हैं? पैरेलल लाइन में होते हैं। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। ए बी का जो एंगल है वही एंगल बी सी का भी होगा, और ये तीनों पॉइंट एक सीधी लाइन पर है। तो यहां से आपको ये याद रखना, इफ अगर स्लोप ऑफ ए बी बराबर है स्लोप ऑफ किसके? बी सी के। स्लोप ऑफ ए बी बराबर है स्लोप ऑफ बी सी के, देन ए बी सी आर कॉलिनियर। क्या समझे? समझ में आई बात? ये कहानी किसकी बन गई? कॉलिनियर की। तो भाई देखो, याद रखना, पैरेलल और कॉलिनियर अलग अलग नहीं होती, ये एक ही बात होती है। देखो समझ लेना, ये आपको 12वीं तक काम आएगी। ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है। ये कहाँ खत्म हुआ और ये कहाँ से शुरू हुआ? अगर पहली लाइन का टर्मिनेटिंग पॉइंट दूसरी लाइन का इनिशियल पॉइंट अलग अलग है तो पैरेलल कह दो। क्या कह दो?
और अगर पहली लाइन का टर्मिनेटिंग पॉइंट दूसरी लाइन का इनिशियल पॉइंट है तो कॉलिनियर कह दो। वैसे कॉलिनियर और पैरेलल है एक ही चीज, दोनों में कंडीशन एक ही लगेगी, समझ रहे हो ना। ए बी और बी सी भी पैरेलल ही मानी जाएगी, ए बी और बी सी भी, बस फर्क इतना है ए बी और बी सी के बीच का जो डिस्टेंस है वो 0 है। ए बी और बी सी एक दूसरे के ऊपर है, उनके बीच का डिस्टेंस और उनके बीच का कोई डिस्टेंस है, कंडीशन दोनों में सेम एप्लीकेबल है। ठीक है, अगर स्लोप ऑफ ए बी स्लोप ऑफ सी डी बराबर है तो लाइंस आर पैरेलल, स्लोप ऑफ ए बी स्लोप ऑफ बी सी के बराबर है तो पॉइंट्स आर कॉलिनियर। कोई दिक्कत भाई? ठीक है, अगर दिक्कत नहीं है तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखो, एक लाइन ये गई और एक लाइन ये गई और इन दोनों के बीच एंगल बन गया 90 डिग्री। ये दोनों एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर। ये हमारी L1 है और ये हमारी L2 है। L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। अब मुझे बता दो, इस एंगल को अगर मैं कह दूं कि भाई ये थीटा है, अगर मैंने इसको बोल दिया क्या है, तो बताओ ये कितना डिग्री है? 90 प्लस थीटा। एक्सटीरियर एंगल किसी भी ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल अपने पड़ोसी को छोड़कर बाकी दो के सम के बराबर होता है, बाकी दो के सम के बराबर होता है। अब आप देखो, स्लोप ऑफ L1, L1 का स्लोप, ये L1 है भाई, L1 का स्लोप है आपका इसका नाम M1 रख दो, tan थीटा। बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? स्लोप ऑफ L2 इसका नाम रख दो M2। tan एंगल क्या है यहाँ पर? 90 प्लस थीटा। और आप लोगों को ये बात तो पता ही है, 0 से 90 और 90 से 180, 90 प्लस करूंगा तो कहाँ चला जाऊंगा? सेकंड में। 90 प्लस करने पर सेकंड में, और सेकंड किसका होता है? साइन का। और ये कौन है? तो माइनस में आएगी वैल्यू और 90 पर चेंज हो जाएगी। 90 टू 70 पर चेंज आता है ना, तो माइनस का tan थीटा, सॉरी चेंज हो जाएगा ना, माइनस का cot थीटा चेंज हो जाएगा। अच्छा, कोट क्या होता है पता है आपको? 1/10 होता है, 1/10। अब बताओ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये क्या लिखा है? M2 माइनस 1, tan थीटा क्या है? tan थीटा M1 को इधर लाओ, मल्टीप्लाई कर दो, M1 इंटू बराबर, लो भाई क्या समझे? इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। समझ में आई बात? अगर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट, ये बात याद रखना। और अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनके स्लोप इक्वल होंगे। ये हमेशा बात करेंगे हम इस बारे में। फिर इसके बाद एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन के बीच का एंगल निकालना है। एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, इनके बीच का ये वाला एंगल निकालना है। ये थीटा है तो ये कितना होगा? 180 माइनस थीटा। गलत तो नहीं किया? तो जब आपको एंगल निकालना है तो इसका फॉर्मूला होगा tan थीटा इज इक्वल्स टू M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 इंटू, और इस पर मोड लगा देना, मोड में से दो वैल्यू आती है, एक प्लस की एक माइनस की, एक ये वाला एंगल देगी एक ये वाला एंगल देगी। समझ में आ गई बात? तो एंगल बिटवीन टू लाइंस tan थीटा इज इक्वल्स टू M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 इंटू M2। ये था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब इस इंट्रो के बेस पर आप फर्स्ट एक्सरसाइज को आगे बढ़ाकर लेकर चलोगे, लेकिन जितनी बातें मैंने बताई इतनी बातें आपके माइंड में सेट हो जानी चाहिए, तब बात बनेगी। अगली क्लास में तभी मजा आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी अगली क्लास में करेंगे।